नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम कला की दुनिया में एक काफी दिलचस्प सवाल लेकर आए हैं। क्या ये जो अलग-अलग कलाएं हैं जैसे संगीत, पेंटिंग, कविता, आर्किटेक्चर, क्या ये आपस में बातें करती है? और संगीत की आवाज अक्सर इतनी खास, इतनी गहरी क्यों लगती है? हमारे पास कुछ दार्शनिक और आर्ट रिव्यू के लेख हैं, तो चलिए उनके जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस विचार से कि कोई भी कला अकेली नहीं है। जैसे कविता को ही लीजिए, जब उसमें बहुत मजबूत तस्वीरें दिखती हैं जिसे मूर्त विधान कहते हैं, तो वो पेंटिंग के करीब लगती है ना। बिल्कुल। और जब उसकी लय और ध्वनि मतलब नाद सौष्ठव पर ध्यान जाता है तो संगीत याद आता है। हाँ, और कहते भी हैं कि यही जो ध्वनि की सुंदरता है, यह कविता को लंबी उम्र देती है, टिकाऊ बनाती है। बिल्कुल। और भारत की अपनी परंपरा में तो ये संगम बिल्कुल साफ दिखता है। काव्य, अभिनय, नृत्य, संगीत, ये सब तो अक्सर साथ साथ ही चलते आए हैं, एक दूसरे के असर को बढ़ाते हुए, पूरक हैं एक दूसरे के। ये तो है बिल्कुल सही। और दूसरे कनेक्शंस भी हैं, जैसे पेंटिंग और मूर्तिकला, दोनों आंखों से देखी जाने वाली कलाएं हैं। विजुअल आर्ट्स, जी। उनका रिश्ता समझना तो आसान है, हाँ। लेकिन संगीत और मूर्तिकला ये भी जुड़ा है। वाह। सोचिए, मंदिरों और गुफाओं में वो पत्थर पर उकेरी हुई डांस की मुद्राएं, हाँ हाँ। वो असल में संगीत का ही एक रूप है जो पत्थर में जम गया है एक तरह से। और इसी जमने वाले आइडिया पर एक और कमाल की जोड़ी है, संगीत और स्थापत्य कला, यानी आर्किटेक्चर। ये थोड़ा अजीब लग सकता है ना? हाँ, मतलब संगीत तो हवा में है, आर्किटेक्चर एकदम ठोस। बिल्कुल। फिर भी महान दार्शनिक हीगेल ने आर्किटेक्चर को फ्रोजन म्यूजिक कहा था, मतलब जमा हुआ संगीत। अरे वाह, जमा हुआ संगीत। अच्छा, लेकिन क्यों? मेरा मतलब है, एक पत्थर की इमारत और हवा में तैरती धुन, इनमें ऐसी क्या बराबरी हो सकती है? देखिए, हेगेल का तर्क था कि दोनों के पीछे कुछ गहरे सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल्स एक जैसे काम करते हैं। जैसे हिस्सों का आपसी तालमेल, संतुलन, चीजों का संयोजन और एक तरह का भरापन या घनत्व। आर्किटेक्चर में ये सिद्धांत ईंट, पत्थर, जगह और वजन के जरिए दिखते हैं। अच्छा। संगीत में यही चीजें सुरों के उतार चढ़ाव, उनके आपसी मेल और आवाजों की गहराई से बनती हैं। तो हेगल को लगा कि दोनों के मूल में एक ही ढांचा है, एक ही स्ट्रक्चर है। इससे एक बड़ा आइडिया ये निकलता है कि कलाएं जब अपने शिखर पर पहुंचती हैं, जब वो मैच्योर होती हैं, तो अक्सर दूसरी कलाओं के गुण अपनाने लगती हैं। खासतौर पर पेंटिंग, संगीत और कविता में ये घुलने मिलने या अंदरूनी मेल की क्षमता ज्यादा होती है। शायद आर्किटेक्चर और मूर्तिकला अपने ठोसपन के कारण इस तरह के अंदरूनी मेल के उतने ऊंचे स्तर तक नहीं पहुंच पाते। ये सब तो बताता है कि कलाएं कैसे एक दूसरे से जुड़ी हैं, विचारों का लेन देन करती हैं। दिलचस्प है। लेकिन फिर भी संगीत को अक्सर इन सब से ऊपर एक खास दर्जा दिया जाता है। ऐसा क्यों है? दार्शनिक शोपेनहावर का इस पर क्या कहना था कि संगीत कलाओं का सरताज है? हाँ, यहाँ मामला वाकई वाकई बहुत गहरा हो जाता है। शोपेनहावर का मानना था कि बाकी कलाएं, पेंटिंग, मूर्ति, कविता, ये दुनिया की चीजों या हमारे विचारों की नकल करती हैं। क्या बात है! किसी एक पल या भाव को पकड़ती हैं, एक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। लेकिन संगीत, शोपेनहावर कहते हैं, संगीत किसी बाहरी चीज की नकल नहीं है। वो सीधे इच्छा, विल की नकल है। मतलब दुनिया को चलाने वाली जो मूल ऊर्जा है, जो एसेंस है अस्तित्व का, ये उसकी आवाज है। बाकी सब ज्ञान तो बस उसकी परछाई है। बाप रे! यानी संगीत सीधे सोर्स कोड तक पहुंच जाता है। इसे ऐसे समझे कि दुनिया एक नदी है, बाकी कलाएं लहरों या किनारों को दिखाती हैं, पर संगीत उस नदी के बहाव की, उसकी अंदरूनी धारा की आवाज है। क्या बढ़िया उपमा दी है। बिल्कुल यही मतलब है। इसीलिए शोपेनहावर कहते हैं कि संगीत किसी एक व्यक्ति की खुशी या गम को नहीं दिखाता, बल्कि खुशी या गम के उस गहरे सार्वभौमिक एहसास को पकड़ता है जिसे हम सब महसूस कर सकते हैं। संगीतकार अपनी कला से एक तरह से दुनिया की अंदरूनी सच्चाई को खोल कर रख देता है। एक ऐसा गहरा ज्ञान जो हमारी तर्क बुद्धि से परे है और शायद हमारे अचेतन मन से उपजता है। और शायद इसीलिए संगीत का असर इतना सीधा और गहरा होता है ना? कभी कभी कोई धुन सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भले ही शब्द ना हो। ये सिर्फ मजा नहीं देता, लगता है जैसे आवाजें सीधे हमारे मन की हालत से जुड़ जाती हैं। हाँ। भक्ति संगीत सुनते हुए मन में शांति या श्रद्धा का भाव जागना शायद इसी का उदाहरण है। बिल्कुल। इसका एक कारण संगीत की गति यानी मूवमेंट में छिपा है।
संगीत की चाल हमारी अपनी शारीरिक हरकतों और भावनाओं की लय से मिलती जुलती है। इसलिए सिर्फ सुरों का उतार चढ़ाव भी हमारी रूह को छू लेता है। और राग और ताल की जो शक्ति है उनकी रेगुलरिटी में है। हम इंसानों को बिखराव के मुकाबले व्यवस्था, मतलब असंयम पर संयम, और बेसुरेपन के मुकाबले सुर या मतलब असामंजस्य पर सामंजस्य ज्यादा प्रभावित करता है। संगीत का यही संतुलन और सामंजस्य हमें खींचता है। तो अगर संक्षेप में कहें तो हमने देखा कि कलाएं आपस में जुड़ी हैं, एक दूसरे से सीखती हैं। हेगेल का आर्किटेक्चर को जमा हुआ संगीत कहना इसका एक सबूत है, लेकिन शोपेनहावर के मुताबिक संगीत शायद सबसे ऊपर है, क्योंकि वो दुनिया और भावनाओं की नकल नहीं करता, बल्कि उनके मूल स्रोत, उस इच्छा या जीवन ऊर्जा को ही सीधे जाहिर कर देता है। हाँ, हमारे अचेतन मन से जुड़कर। और यहाँ एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाते हैं आगे सोचने के लिए। अगर शोपेनहावर सही है कि संगीत हमारे अचेतन से उपजकर तर्क से परे वाले गहरे ज्ञान को सामने लाता है, तो दुनिया भर की जो अलग अलग संगीत परंपराएं हैं उनको ध्यान से सुनना, क्या उन संस्कृतियों की अनकही अंदरूनी सच्चाई या उनकी इच्छा के बारे में कुछ बता सकता है? ये सोचने वाली बात है।